बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटर कन्वर्जन से मुराद कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ जब खींच रही होगी तो उस पर ग्रेविटी की फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है इसकी हाइट कम होती जा रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है, हाइट कम हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। इस टॉपिक के अंदर हम इसी बात को आगे लेके चलेंगे। हम साबित करेंगे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में गेन है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर होंगे अगर कोई भी फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं है। और अगर फ्रिक्शनल लॉसेस हैं तो उस सूरत में हम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे वो आज इस टॉपिक में बात करते हैं। तो सबसे पहले इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि वी हैव अ बॉडी विच हैव मास m, और वो हाइट h के ऊपर पड़ी है, यानी यहाँ से इसकी टोटल हाइट h के बराबर है। अब देखा जाए तो इस हाइट a पॉइंट के ऊपर, जिसको हम पॉइंट a कह देते हैं, इस पॉइंट a पर इसकी हाइट अगर h है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। लाजमी तौर पे यहाँ पे रेस्ट पे है, इसलिए यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो हाइट h पर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मास m है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर है। जैसे ही हम इस बॉडी को रिलीज करते हैं, यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रही हो, फर्ज करें कि जब ये पॉइंट B पर पहुंचे, लेट्स से कि ये पॉइंट B पर पहुंचती है, तो उस सूरत में इस दौरान में उसने डिस्टेंस x ट्रेवल किया है नीचे की तरफ। तो उस सूरत में नीचे आते हुए इसकी पोटेंशियल जो हाइट रह जाएगी वो हो जाएगी h माइनस एक्स। तो यहां पे पॉइंट B पर हम बात करें, अगर पहले पॉइंट A की बात कर लें, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है mgh, और काइनेटिक एनर्जी जो कि रेस्ट पे है हमने कहा कि 0 के बराबर है। और पॉइंट B तक आते आते इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो तो हो जाएगी mg इंटू h माइनस एक्स के बराबर, क्योंकि अब हाइट हमारे पास h माइनस एक्स है, x डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है वो नीचे की तरफ, तो हाइट बाकी बची h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई mg h माइनस एक्स के बराबर। काइनेटिक एनर्जी, अगर यहाँ पे वेलोसिटी vb के बराबर हो तो उस सूरत में काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvb के बराबर हो जाएगी, mvb स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें vb का पता होना चाहिए। चूँकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी का हमें पता है, रेस्ट पे है, फाइनल वेलोसिटी vb हमने कैलकुलेट करनी है, और वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो इसका मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा दैट विल बी इक्वल टू g, पॉजिटिव g, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि a इज इक्वल टू g के बराबर है, vi 0 के बराबर है, vf vb के बराबर है, विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड हेयर, तो हम, और डिस्टेंस s x के बराबर है जो कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया नीचे आते हुए, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2ax। तो मैं इसको लिख सकता हूँ vb स्क्वायर माइनस 0 2g, पहले अगर यहाँ पे s था तो इसको हम लिखते हैं 2gx। इससे हमें मिल जाएगा 2gx। तो
इस वी बी स्क्वेयर की वैल्यू को अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी 1/2m एंड वी बी स्क्वेयर की जगह पे 2gx पुट कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी mgx। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी mgh-x के बराबर होगी और काइनेटिक एनर्जी mgx के बराबर होगी। अगर हम इन पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh थी, पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh-x, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है। अब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ तो हम लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब लॉस की सूरत में हम क्या करते हैं कि जो पहली वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, उसमें से फाइनल वैल्यू को माइनस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है। तो ये आ जाएगा mgh माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो वो आ जाएगा mgh-x। अब अगर इसको हल करेंगे तो mgh ये होगा, माइनस mgh आ जाएगा और प्लस mgx हो जाएगा। तो ये mgh तो यही आ गया, माइनस mg को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे h के साथ तो माइनस mgh और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस mgx के बराबर आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल होने के बाद रिजल्ट हमारे पास आ गया mgx। तो ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह अगर इस दौरान में देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है नीचे की तरफ आते हुए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो हम गेन इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज 0, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज mgx। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है। तो हम गेन अगर कैलकुलेट करना चाहें तो चूंकि बी पॉइंट पर ज़्यादा है तो माइनस करेंगे ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी से, तो आ जाएगा mgx काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस 0, दैट विल बी गेन mgx। अब इक्वेशन फॉर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी की दोनों को अगर हम देखें तो रिजल्ट हमारे पास सेम आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हम लिख सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये रिजल्ट शो कर रहा है कि जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी वाक़या हो रही है काइनेटिक एनर्जी में उतना ही इजाफा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ही असल में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन। अब हम पॉइंट सी की बात कर लेते हैं। फर्ज करें कि बॉडी जब ए से ग्राउंड पर पहुंचता है पॉइंट सी पर, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी। तो देखा जाए तो पॉइंट सी पर एट सी पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0, क्योंकि हाइट 0 हो जाएगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो वो 1/2 mvc² होगी। अब vc को अगर इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ से टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू टोटल हाइट, यानी h के बराबर हो जाएगा। तो अब यही प्रोसेस करेंगे तो जस्ट क्या होगा कि s इज इक्वल टू h हो जाएगा, बाकी डाटा इसी तरह रहेगा। तो यहाँ पर 2gx के बराबर आ जाएगा vc²। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू 1/2m और vc² की जगह पे हम 2gh लिख देंगे। तो अगर देखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mgh ही आ जाएगा। अब फिर वही बात करेंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम पॉइंट ए टू सी अगर कैलकुलेट करें, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू सी, वो क्या आ जाएगा,
पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे mgh था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो इसका मतलब mgh माइनस 0 दैट इज इक्वल टू mgh। इसी तरह जब हम गेन की बात करेंगे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ए टू सी, नीचे आते हुए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ रही है वो देखना होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमने पॉइंट सी पर कैलकुलेट की mgh, ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो गेन हमारे पास क्या हुआ, mgh फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ से भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास फिर यही आता है कि सॉरी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास किसी भी पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि अगर हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें वो बराबर होगी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी नीचे की तरफ लेके आ रही है। ये सिचुएशन उस वक्त है जब हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। मतलब ये कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो एयर फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर हम इस फार्मूले को जनरलाइज केस में देखना चाहें और हम एज्यूम कर लें कि हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे बॉडी पड़ा हुआ है जिसकी हाइट अगर h1 है, और जब वो बॉडी पॉइंट बी पर आए जिसकी हाइट h2 हो, इस तरह कि ये बॉडी यहाँ पे रुका हुआ नहीं है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जब वो हाइट h1 पर था उस वक्त इसकी वेलोसिटी v1 है, और जब वो हाइट h2 पर है उसकी वेलोसिटी v2 है। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं कि लॉस हमारे पास mg h1 माइनस h2 होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh1 होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh2 होगी, तो लॉस होगा mgh1 माइनस h2। अल्टीमेटली तो गेन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जब वेलोसिटी h2 पर वेलोसिटी v2 हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी में गेन हमारे पास 1/2m v2 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर लिखना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1/2m v2 स्क्वेयर है माइनस 1/2m v1 स्क्वेयर। तो गेन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से लिखी जा सकती है इन जनरलाइज्ड फॉर्म, क्योंकि ये एक स्पेशल केस था कि जहाँ पे हमने बॉडी को h हाइट पर रेस्ट पे रखा हुआ है। लेकिन अगर ये h1 हाइट पर रेस्ट पे नहीं भी है, उसकी जो भी वेलोसिटी होगी यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आई वो असल में उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज का बायस बनती है, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। तो ये सिचुएशन हम जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एक और बहुत अहम पॉइंट जो अभी मैंने बात की थी कि ये सारी डिस्कशन हम बात कर रहे हैं व्हेन देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम बॉडी को अगर एयर में भी मूव कर रहा है तो देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, तो इसका मतलब ये होगा कि हम लॉस अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी सफिशिएंट हो तो और बॉडी का साइज ज़्यादा हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट करेगी और काफ़ी रीजनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़ाया भी होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी नहीं कह सकते, बल्कि हमें कहना चाहिए फिर कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा उसमें से हमें वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन को जिक्र करना पड़ेगा या कंसिडर करना पड़ेगा। देन द रिजल्ट, दोनों का जो डिफरेंस होगा ये हमारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर फर्ज कर लें कि हमारे पास 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी तो काइनेटिक एनर्जी में गेन 10 जूल की बजाय 8 जूल हासिल हो रही है, तो वो दो जूल कहाँ गए?
तो वो 2 जूल असल में वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन हो गए। यानी हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम mgh की बात कर लें कि यहाँ से मूव करता हुआ बॉडी यहाँ तक आए या यहाँ से बॉडी मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाए, तो जो लॉस होगा वो mgh के बराबर होगा, माइनस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन को हम F इंटू एच से जाहिर कर सकते हैं। F इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, H इज़ द डिस्टेंस कवर्ड। तो लाजमी तौर पे ये हमारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर उसकी वेलोसिटी v हो जाती है तो 1/2 mv² इस तरीके से लिखा जा सकता है। या फिर हम इसको mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस F इंटू एच लिख सकते हैं, वेयर F इंटू एच इज द वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, 1/2 mv² इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी एंड mgh इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बात होगी हमारे पास कि जब बॉडी को हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता हुआ देख रहे हैं तो वहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन को भी हम कंसिडर करेंगे, तो वो काइनेटिक एनर्जी में उतना इजाफा नहीं होगा जितना विदाउट फ्रिक्शनल लॉसेस के हो सकता है। तो अब अगर ये बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो लाजमी तौर पे उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी वाक़या हो रही होती है, और काइनेटिक एनर्जी में कमी होने का मतलब ये है कि वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जा रही है। तो फिर वही बात होगी कि जैसे जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी वाक़या हो रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो बॉडी अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ और तरह की हो जाएगी। हम इसको लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की बजाय लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसका बर वक्त आंसर दे सकूं। अब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और वाइस वर्सा अगर बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाए। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी इसी केस में अगर हम बात करें कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम दे सकते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी में कमी वाक़या हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा होगा और वाइस वर्सा। तो हम इसमें ये देखने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इसी सिचुएशन में हम कैसे साबित कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास यही केस है जो अभी हमने डिस्कस किया पिछली वीडियो में, कि हमारे पास एक बॉडी को हमने हाइट h पर रखा हुआ है, इसका मास अगर m है तो अल्टीमेटली हाइट h पर होने की वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू mgh के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी अगर पिछली वीडियो से या पिछले हिस्से से देखें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास mg यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh है क्योंकि हाइट इसकी h के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर है। अब पॉइंट B जो कि डिस्टेंस x बिलो द पॉइंट A है, इसकी अगर हम बात कर लें तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी, वो ये चूंकि x निकल गया तो h माइनस एक्स टोटल डिस्टेंस था, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई mgh माइनस एक्स। जबकि काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात कर लें तो वो आ गया था mgx। यहां पे हमने देखा था पॉइंट B पर काइनेटिक एनर्जी mgx के बराबर है। इसी तरह पॉइंट C पर अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो 0 हो गई थी, जबकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू mgh के बराबर थी। वो हमने यहाँ पे बात की थी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू mgh। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पॉइंट A पर एट
पॉइंट ए, अगर मैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूं, टोटल एनर्जी वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब 0 प्लस mgh, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास mgh आता है। अगर यही काम मैं पॉइंट बी पर करूं, एट बी टोटल एनर्जी वो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगेन तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इस जगह पे mgx के बराबर है, प्लस और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है mgh माइनस एक्स। अगर इसको इसमें ऐड किया जाए तो ये mgh माइनस mgx के बराबर होगी, तो आंसर mgx ये प्लस mgh माइनस mgx। तो अगर देखा जाए तो ये mgx इस mgx से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब रिजल्ट हमारे पास mgh बच जाएगा। इसी तरह अगर मैं पॉइंट सी पर बात कर लूं, टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। चलो पहले काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहां पे mgh के बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर है, तो रिजल्ट हमारे पास यहां पर भी mgh आता है। अब पहले केस में, दूसरे केस में और तीसरे केस में, इन तीनों केसेस में अगर हम बात करते हैं तो हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी mgh के बराबर ही आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर अगर आप सम करते हैं दोनों का तो वो हमेशा सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम में ना तो एनर्जी दाखिल हो रही है ना एनर्जी उससे बाहर निकल रही है, इस वजह से टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रह रही है, अगर से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी को हम ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, ये हो रहा है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज हो रही है इनटू काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो सकती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो हम कह सकते हैं एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी हमेशा किसी भी सिस्टम की कंजर्व रहती है। अब इस सिस्टम में अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी असल में एनर्जी कंजर्व ही है, कि ये हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है वो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन की सूरत में, हीट की सूरत में, साउंड की सूरत में ज़ाया भी हुई है, लेकिन वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, लेकिन टोटल एनर्जी इस सूरत में भी कांस्टेंट ही रहती है। तो किसी भी सिस्टम में टोटल एनर्जी का कांस्टेंट रहना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। होप ये छोटा सा आर्टिकल जो पिछले आर्टिकल के साथ रिलेटेड था आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।